हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं अपरमाणविक कण अर्थात सब एटॉमिक पार्टिकल्स। दोस्तों, ये है आपके सेकेंड चैप्टर का सेकेंड वीडियो, लेक्चर नंबर 2। इसके अंदर हम समझते हैं कि जो भी आपके डाल्टन भाई साहब ने, यानी कि जो जॉन डाल्टन थे, उसने परमाणु सिद्धांत दिया था, जो कि मैंने बताया था लेक्चर नंबर 1 में। तो इस सिद्धांत के कई तथ्यों में असफलता पाई गई या देखी गई, जिससे आगे और वैज्ञानिक आते हैं और परमाणु के बारे में और अध्ययन करते हैं। तो इसी को हम देखते हैं दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से दोस्तों, अगर हम बात करें अपरमाणविक कण, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, मतलब इसका ये होता है कि सब एटॉमिक, एटम जो होता है इसके भी पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि इसके भी कण होते हैं अंदर, ये बात कहता है। दोस्तों, आपके जो डाल्टन भाई साहब थे, जॉन डाल्टन, उसके परमाणु सिद्धांत होता है, उसमें असफलता, कई तथ्यों में असफलता देखने को मिली। अब जो डाल्टन थे, उन्होंने क्या कहा था, तो डाल्टन ने कहा था कि जो आपका परमाणु होता है, जो एटम होता है, वो अति सूक्ष्म कण होता है, छोटा सा छोटा कण होता है, जिसको और ज़्यादा हम तोड़ नहीं सकते। ये कहा था जॉन डाल्टन ने। बट दोस्तों, बाद में वैज्ञानिक आते हैं तो इस परमाणु को तोड़ करके आगे और कण की खोज करते हैं, जो कि हम इसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, जॉन डाल्टन के कई तथ्यों में असफलता पाई गई के परमाणु सिद्धांत में। तो जॉन डाल्टन थे, उसके परमाणु सिद्धांत के कई तथ्यों में असफलता पाई गई। अब दोस्तों, जो बाद में अपरमाणविक कण के रूप में खोज की गई, उस अपरमाणविक कण कौन कौन से होते हैं या किन किन की खोज की गई, तो दोस्तों वो होते हैं, एक तो आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अन्य कणों की खोज की गई थी। वो कण कौन कौन से हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की खोज को समझते हैं। हेडिंग लगाए, इलेक्ट्रॉन की खोज। दोस्तों ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन की खोज की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से मैं आपको 4 वैज्ञानिकों के नाम बताऊंगा। अब इन 4 वैज्ञानिक का बहुत महत्वपूर्ण काम है और इलेक्ट्रॉन की खोज हम यहाँ पर इसको प्रायोगिक तौर पर समझेंगे। देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए दोस्तों एक वैज्ञानिक आता है सन 1830 में। सन 1830 में माइकल फेराडे। ठीक है, ये वैज्ञानिक क्या करता है उसको समझना ध्यान से। ये एक नलिका लेता है, इस नलिका का नाम है कैथोड किरण नलिका, निर्वात नलिका लेता है, जिसका नाम है कैथोड किरण नलिका। ठीक है, बाद में वैज्ञानिक ने इसको कैथोड किरण नलिका नाम दिया था, बट इसको आप एक नली के रूप में उसने प्रयोग किया था। एक नली ली थी, चाहे तो आप लोग भी साथ साथ में बनाते रहिए। थोड़ा सा मैं दोस्तों ऐसा बना रहा हूँ, बाकी आप लोग सिंपल भी बना सकते हो। ऐसे नली ली थी। अब इस नली में एक चीज़ यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, नीचे एक निर्वात पंप लगा देंगे। अब ये निर्वात पंप क्या काम करेगा, जब हम इसको मैं पढ़ाऊँगा आगे समझ में आ जाएगा कि निर्वात पंप क्या काम करता है। ठीक है, इतना समझ लीजिए। ऊपर इसको घुमाने का होता है ना, टाइट करने के लिए वगैरह। दोस्तों यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लेते हैं, इसको वायर से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर भी इलेक्ट्रोड लेते हैं, इसको वायर से कनेक्ट करेंगे। फिर इन दोनों को हम एक उच्च वोल्ट की बैटरी से, हम इसको, मतलब हम नहीं, माइकल फेराडे ने इसको दोस्तों उच्च वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ओके, कुछ इस प्रकार का उन्होंने सेटअप बनाया। अब दोस्तों ये बैटरी है उच्च वोल्ट की, जिसमें जो छोटा आपको दिख रहा है पार्ट या जो लाइन दिख रही है, इसका मतलब होता है माइनस, और जो बड़ी लाइन दिख रही है इसका मतलब होता है प्लस। ठीक है,
जहाँ सिरा माइनस होता है जो कि इलेक्ट्रोड से जुड़ा होता है बैटरी का, इसको हम कहते हैं दोस्तों माइनस कैथोड। इसका नाम क्या होता है? कैथोड। प्लस सिरा प्लस से ही कनेक्ट होता है इलेक्ट्रोड से, इसका नाम हो जाएगा एनोड। ठीक है, याद समझ में आया आप लोगों को? ये दोस्तों है आपका उच्च वोल्ट की बैटरी, उच्च वोल्टता की बैटरी है। और उच्च वोल्टता कितना है? लगभग 10,000 वोल्ट। कितना? लगभग 10,000 वोल्ट। भयंकर, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है 10,000 वोल्ट। तो ये सेटअप किसने तैयार किया? माइकल फेराडे ने। किसने तैयार किया? माइकल फेराडे ने। तो दोस्तों इस सेटअप को बना करके उन्होंने क्या किया? उच्च वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट किया और देखा दोस्तों, तो हालांकि इनको इतना ज़्यादा समझ में नहीं आया, बट इन्होंने इतना एक सेटअप तैयार कर दिया। समझना ध्यान से, कहीं कहीं आपको ये माइकल फेराडे ने ये सारा चीज़ समझाया ऐसा मिलता है, बट मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, देखिए माइकल फेराडे आए थे 1830 में। उन्होंने इस प्रकार का एक सेटअप बनाया इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। ठीक है, एक निर्वात नली ले ली जिसमें एक निर्वात पंप होता है, इसका नाम है निर्वात पंप। और 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया, कैथोड एनोड। इन दोनों को कनेक्टिंग वायर के माध्यम से एक उच्च वोल्ट की, लगभग इसका वोल्टेज होगा 10,000 वोल्ट, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इस प्रकार से काम जो सेटअप बनाने का था वो किसने कर दिया? माइकल फेराडे ने। दोस्तों इसके बाद में, माइकल फेराडे के बाद में 2 वैज्ञानिक और आते हैं। मैं यहाँ पर इनको नीचे लिख रहा हूँ। एक का नाम है विलियम क्रुक्स और दूसरे का नाम है जूलियस प्लकर। ठीक है, क्या हुआ दोस्तों कि माइकल फेराडे ने सेटअप बनाया, इसको आगे कंटिन्यू किन्होंने किया? विलियम क्रुक्स और जूलियस प्लकर नामक वैज्ञानिक ने। इन्होंने दोस्तों, ये आया था लगभग 1879 में, और ये आया था लगभग 1889 में। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक दोनों आते हैं और इस प्रैक्टिकल को इसको कंटिन्यू करते हैं। फर्क क्या है इसको समझना। इन्होंने सेटअप तैयार किया, ये दोनों आकर के इसमें छेड़छाड़ी करने लगे और उन्होंने इस निर्वात पंप के साथ में छेड़छाड़ी की। इस निर्वात पंप के साथ में छेड़छाड़ी करी और इसके अंदर जो भी दोस्तों गैस भरी हुई थी, उसको उन्होंने क्या किया? बाहर निकलना स्टार्ट किया निर्वात पंप की। यानी कि इसका मतलब होता है कि इसके अंदर जो दाब होता है उसको कम करने की कोशिश की। पहले उन्होंने दोस्तों, ध्यान समझना, पहले उन्होंने दोस्तों इसको किया था 10⁻² एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब किया था। कितना किया था? 10⁻² एटमॉस्फेयर इन्होंने दाब किया था, इतना कम। फिर बाद में उन्होंने और आगे इसको वोल्टेज की बैटरी के साथ में छेड़छाड़ किया और देखा उन्होंने कि इसमें कोई परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये उन्होंने कुछ इतना अनुभव तो नहीं किया क्योंकि इस चीज़ को देख नहीं सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर दोस्तों विलियम क्रुक्स और जूलियस प्लकर ने इस दाब को आगे और दोस्तों कम किया, लगभग कम किया 10⁻⁻4 तक। 10⁻⁻4 तक कम करने के बाद दोस्तों उन्होंने थोड़ा बहुत अनुभव किया कि यहाँ से कुछ कण होते हुए निकल रहे हैं। कहाँ से? कैथोड से, जो कि वो एनोड की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ पर एनोड पर टकरा रहे। ऐसा उन्होंने मतलब अनुभव किया, या फिर हम कह सकते हैं कि अनुमान लगाया। आई बात समझ में आया तक? इतना सब कुछ किया। वापस से मैं समझा रहा हूँ, इस बात को ध्यान से समझना। देखिए ध्यान से समझना। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए दोस्तों माइकल फेराडे ने क्या किया? एक सेटअप बनाया। सेटअप बनाने के बाद में उन्होंने इतना ज़्यादा मतलब कुछ प्राप्त नहीं किया, निष्कर्ष नहीं निकले। फिर बाद में, इनके बाद में इसी प्रयोग को कंटिन्यू किसने किया? विलियम क्रुक्स और जूलियस प्लकर ने कंटिन्यू किया। उन्होंने क्या किया? इसके अंदर जो भी दाब था उसको उन्होंने कम करने का काम किया।
जिससे यहाँ से कोई भी अगर कण निकलता है तो अगर दाब कम होता है, दाब कम का मतलब दोस्तों समझते हो कि इसके मार्ग में यहाँ से अगर कोई निकल रहा है और आगे बढ़ रहा है, जैसे हम गाड़ी लेके जा रहे आगे बढ़ रहे और रास्ते में अगर कोई रुकावट है तो हम आगे नहीं जा सकते। तो अगर रुकावट को हमको कम करना है या हटा देना है तो उसके लिए सिंपल क्या है, उस रुकावट को बाहर कर दो। यानी कि सेम सिचुएशन कि यहाँ पर भी जो भी कण थे गैस के उसको निर्वात पंप की सहायता से कम किया, यानी कि इसके अंदर दाब को कम किया, जिससे यहाँ पर कोई भी अगर कण निकलता है तो उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं आती है। आई बात समझ में इतना? अब ध्यान से समझना, विलियम क्रुक्स और जूलियस प्लकर के बाद में वैज्ञानिक जो आपका आता है दोस्तों नेक्स्ट, वो आता है, मैं इसको यहाँ पर ही लिख देता हूँ, वो आता है जे थॉमसन। और जे थॉमसन की एंट्री होती है दोस्तों तो तहलका मच जाता है। ठीक है, जे थॉमसन आते हैं। देखो, माइकल फेराडे ने प्रयोग हेतु उपकरण तैयार किए। ठीक है, उपकरण तैयार किए, ये मेरे हिसाब से लिखवा रहा हूँ आपको ताकि आप लोग ऐसे सिंपल याद रखो, फिर मैं लैंग्वेज लिखवाऊंगा। अभी इतना याद रखो कि प्रयोग हेतु उपकरण उन्होंने तैयार किए। विलियम क्रुक्स और जूलियस प्लकर ने क्या किया, दाब को कम किया। ठीक है, दाब को कम किया। कितना किया? 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर, एटीएम किया था उन्होंने। अब जे थॉमसन आए। जे थॉमसन तगड़ा दिमाग लगाया। क्या तगड़ा दिमाग लगाया उसको समझना ध्यान से। उन्होंने क्या किया, यहां पर दोस्तों जो आपको एनोड इलेक्ट्रोड दिख रही है, प्लेट दिख रही है, उसको उन्होंने क्या किया, छिद्रित कर दिया ऐसे। मतलब इसको क्या किया, छिद्र कर दिया ऐसे, छिद्रित कर दिया ऐसे। दोस्तों इसको जब छिद्रित किया तो आपको पता ही है यहां से कुछ निकल रहे हैं, यहां से कुछ निकल रहे हैं। वो निकल रहे तो कहाँ जाएंगे दोस्तों, इस छिद्र से होकर पीछे जाएंगे, आपको पता ही है ना। इस छिद्र से होकर वो कहाँ जाएंगे, पीछे जाएंगे ऐसे। तो फिर उन्होंने दिमाग ये लगाया कि यहाँ पर पीछे जाएंगे तो एक चीज़ हम लगा देंगे जिसका नाम होगा दोस्तों स्फुरदीप्त लेप, या इसको कहते हैं प्रतिदीप्त परत, जो कि होता है ZnS का, जिंक सल्फाइड का। अब ये काम क्या करता है इसको हम लोग समझेंगे अभी। ठीक है, इतना मैं थोड़ा सा डिटेलिंग कर रहा हूँ, समझना ध्यान से ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, पीछे ZnS का लेप लगा दिया। उन्होंने क्या किया, जे थॉमसन ने ZnS का लेप लगा दिया। अब ZnS लेप तगड़ा काम करता है, पूरा सेटअप होता है दोस्तों, संपूर्ण हो जाता है बिल्कुल। देखो ध्यान से, यहाँ पर दाब होता है वो बिल्कुल कम किया है, मतलब 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर के आसपास किया है। तो दोस्तों उच्च वोल्टेज की बैटरी लगाने से यहाँ पर कैथोड से कैथोड कण निकलते हैं, जिसको बाद में हम कैथोड किरण नाम देंगे। ठीक है, यहाँ से किरणें निकलती है, ये किरणें आगे बढ़ती है किसकी ओर, एनोड की ओर। क्योंकि दोस्तों यहाँ से निकल रही है, इसका मतलब आप समझ सकते हो कैथोड। कैथोड कैसा है, माइनस, माइनस वाली जो चीज़ें निकल रही है वो प्लस की ओर जाएगी, तो एनोड की ओर जाती है। तो एनोड में हमने यानी कि जे थॉमसन ने क्या किया, छिद्र किए, तो वहाँ से गुजर करके वो पीछे की ओर जाएगी, और पीछे की ओर जाते ही दोस्तों किससे टकराएगी, ZnS पर्दे से टकराएगी। और ZnS पर्दे से टकराने से एक चमकीली लाइट उत्पन्न होती है। क्या होता है, एक चमकीली लाइट उत्पन्न होती है। तो फिर जे थॉमसन ने एक दिमाग लगाया कि यहाँ से कोई किरण निकल रही है जो कि ऋण आवेशित किरण होती है, जिसका नाम होता है कैथोड किरणें। क्या होता है, कैथोड किरणें, जो एनोड की ओर जाती है और ZnS से टकरा करके क्या करती है दोस्तों, चमक उत्पन्न करती है। ये चमकती है, तो यहाँ से चमकने से उनको ये पता लगा कि यहाँ से जो निकल रहा है वो ऋण आवेशित किरण है।
जिसको एनोड किरण कहते हैं। इस प्रकार से दोस्तों उन्होंने कहा कि जो किरणें होती ऋण आवेशित हैं और उसको उन्होंने क्या नाम दिया दोस्तों, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। इसलिए हम लोग दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता किसे कहते हैं, जे थॉमसन को कहते हैं। इसके अंदर और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो ये पूरी कहानी है दोस्तों, यहाँ आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इस बात को लिखता हूँ दोस्तों, मैंने इस लैंग्वेज को लिख दिया है, तो वापस से इसको समझना है, समझ सकते हैं आप लोग। माइकल फैराडे ने प्रयोग हेतु उपकरण तैयार किया था। फिर उसके बाद में 2 वैज्ञानिक और आए थे जो कि था विलियम क्रूक्स और जूलियस प्लकर ने। उन्होंने क्या किया था, इसमें निर्वात पंप की सहायता से निर्वात पंप को घुमाया और इसमें यहाँ से होकर के दोस्तों जो दाब होता है उसको कम किया, यानी कि जो अंदर में जो गैस के कण थे उसको बाहर निकाल दिया, जिससे यहाँ पर जो कोई कण निकलता है कैथोड से या किरण निकलती है उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न न हो सके। ठीक है, इसलिए फिर बाद में दोस्तों उनको भी ज़्यादा इतना कोई निष्कर्ष प्राप्त नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो आपकी जे थॉमसन आए वैज्ञानिक, नेक्स्ट वैज्ञानिक जे थॉमसन आए, उन्होंने 2 काम किए। एक तो एनोड को छिद्रित किया और दूसरा काम किया दोस्तों इसके पीछे, एनोड के पीछे नली के ऊपर एक लैंप लगाया जो कि ZnS का जिंक सल्फाइड का। ठीक है, फिर उन्होंने देखा दोस्तों कि उपयुक्त प्रयोग में जे थॉमसन ने 10⁻⁻4 एटमॉस्फेयर, इसके जो दाब होता है वो दोस्तों कितना है, 10⁻⁻4 एटमॉस्फेयर दाब, उच्च वोल्टता की बैटरी जो लगाई थी 10,000 वोल्ट की, उस पर एनोड इलेक्ट्रोड को छिद्रित कर फिर उन्होंने उसी के आधार पर, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं किया, केवल इसको चेंज किया। तो एनोड इलेक्ट्रोड को छिद्रित कर एनोड के पीछे नली पर स्फुरदीप्त पदार्थ यानी कि ZnS जिंक सल्फाइड का लेप लगाया। उन्होंने देखा दोस्तों कि कैथोड से निकलने वाली, यहाँ से जो निकलने वाली होती है दोस्तों किरणें, तो कैथोड से निकलने वाली किरणें एनोड के छिद्र से होकर, इसके छिद्र से होकर के दोस्तों इसकी ओर बढ़ती है, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। यहाँ से माइनस वाली चीज़ निकलती है तो प्लस की ओर अट्रैक्शन होता है तो उसकी ओर जाती है, पर इसके छिद्रित होने के कारण से छिद्र से होकर पीछे की ओर जाती है दोस्तों। तो ZnS से टकरा करके, ZnS आपका जो लेफ्ट होता है उससे टकरा करके चमकीला चिन्ह प्राप्त होता है या उत्पन्न करती है। ठीक है, चूँकि यह कैथोड से ही निकलती है इसलिए उनको क्या नाम दिया, कैथोड किरण, जो कि ऋणात्मक होती है, कैथोड किरण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, कैथोड किरणें या कैथोड किरण कहते हैं, कैथोड किरणें कहते हैं, सॉरी। ओके, तो ये बहुत सारी होती है इसलिए। तो ये बात होगी जे थॉमसन ने। अब दोस्तों और भी थोड़ा बहुत आगे इसको और प्रयोग किया जे थॉमसन ने कि इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके गुण, किसके गुण, कैथोड किरण के गुण क्या होते हैं उसको देखा। किन्होंने, जे थॉमसन ने। तो जे थॉमसन और उनके जो भी साथी थे उन्होंने इस प्रयोग को और आगे थोड़ा मतलब कुछ लगा दिया, फिर यहाँ ऊपर कुछ लगा दिया। अब मैं कुछ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा तब समझ आएगा क्या लगा दिया क्या नहीं लगा दिया। ठीक है, यदि आप दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते इतना। दोस्तों अब नेक्स्ट जो बात है वो है कि कैथोड किरणें की बात तो होगी, जे थॉमसन ने कर ली। अब जे थॉमसन और उनके सहयोगी ने कैथोड किरणें के गुणधर्मों को भी आगे डिस्कस किया। उन्होंने क्या किया, 3 प्रयोग और किए। कैसे, समझना ध्यान से। एक चित्र तो मैंने जो अपने बनाया था समझाया था वही लिए हैं, बाकी 2 नेक्स्ट तो मैंने बनाए सेम टू सेम है, बस इसके नाम मैंने नहीं लिखे हैं, जो कि यहाँ पर लिखे आप लोग इसको मेंशन कर देना। ठीक है, पहली बात क्या है दोस्तों कि उन्होंने क्या किया, जे थॉमसन और उनके सहयोगी ने, कि जो आपकी कैथोड किरणें जा रही थी उसके मार्ग में उन्होंने दोस्तों एक वस्तु को रख दिया। क्या किया उन्होंने, एक वस्तु को रख दिया। ऐसे कैथोड किरणें जो जा रही थी उसके मार्ग में दोस्तों उन्होंने क्या किया, एक वस्तु को रख दिया। जैसे ही दोस्तों उन्होंने एक वस्तु को रखा तो दोस्तों जो कैथोड किरणें जा रही थी इससे टकराया, तो इससे इसका जो छाया होता है, मतलब ये जो मेन वस्तु है इसका जो छाया होता है उसके पीछे बनता है। तो इसका जो छाया होता है दोस्तों वो यहाँ पर आपको पीछे देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, पीछे। मैं इसको डैश डैश में बना रहा हूँ, आप लोग इसको समझ लेना। ठीक है, तो इसका जो छाया होता है उसको मैंने डैश डैश में इसको दिखाया, छोटा मोटा बन सकता है, आप लोग इसको समझना। ठीक है, तो दोस्तों ये है वस्तु, क्या है वस्तु, और ये क्या है इसका छाया। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे निष्कर्ष ये निकलता है, जैसे मैं आपको कहूँ कि मैं टॉर्च को जला रहा हूँ,
और टॉर्च के मार्ग में मैं एक वस्तु को रख देता हूँ, टॉर्च के मार्ग में एक वस्तु को रख देता हूँ, तो इस वस्तु का जो छाया होता है वो पीछे बनेगा। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि जो टॉर्च की लाइट होती है वो सीधी जा रही है। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि पहला गुणधर्म है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में गतिमान होती हैं। तो इस बात को भी अगर चाहे तो आप लोग लिख लेना कि कैथोड किरणों के मार्ग में एक वस्तु को रखा जाता है जिसका छाया पीछे पड़ता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में गतिमान होती है। पहली बात। दूसरी बात को समझते हैं, ध्यान से समझना। दूसरी बात में हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ से कैथोड किरणें निकलती है, आपको पता ही है, जो वो जा रही है आपको पता ही है। ऐसे हमने क्या किया, इस निर्वात नली या जो कैथोड किरण नलिका होती है, इसके ऊपरी साइड में और उसके निचली साइड में हमने विद्युत क्षेत्र को लगा दिया। किसको लगाया? विद्युत क्षेत्र को। मान लेते हैं ये विद्युत क्षेत्र है आपका दोस्तों कैथोड, यानी कि ये है माइनस वाला, और ये है आपका दोस्तों एनोड यानी कि प्लस। ठीक है, आपको पता है, क्या पता है कि यदि दोस्तों यहाँ से कैथोड से, यहाँ से कैथोड ये, तो कैथोड से जब कैथोड किरणें निकलती है तो वो कहाँ जाती है? एनोड की ओर जाती है। कहाँ जाती है? एनोड की, जो कि प्लस होता है। बट उसके रास्ते में ही हमने विद्युत क्षेत्र को लगा दिया। किसको लगा दिया? ये है आपका विद्युत क्षेत्र। ठीक है, किसको लगा दिया दोस्तों? विद्युत क्षेत्र को ही लगा दिया। तो अब ये जो किरणें जा रही थी वो अब आगे क्यों जाएगी? क्योंकि उसके रास्ते में ही आपको एनोड मिल जाता है, मतलब इसको एनोड मिल जाता है। तो ये सारी की सारी जो किरणें होती है दोस्तों, आगे एनोड से आकर्षण नहीं होकर के वो डायरेक्टली रास्ते में जो आपका एनोड पड़ा हुआ है उससे वो क्या करती है? आकर्षित हो जाती है। क्या हो जाती है? आकर्षित हो जाती है। इससे ये पता लगता है कि ये आकर्षित क्यों हुई। तो इससे ये पता लगता है कि ये माइनस किरणें थी, कैथोड से निकलने वाली किरणें, कैथोड किरणें जो कि माइनस थी, जो कि वो प्लस की ओर आगे बढ़ी, तो वो खुद कैसी है? माइनस है। तो इस बात को मैंने लिखा है कि कैथोड किरणें ऋण आवेशित कणों से मिलकर के बनी होती हैं। तो कैथोड किरणें होती है वो कैसी होती है? ऋण आवेशित होती है। विद्युत क्षेत्र लगाने पर जहाँ प्लस नज़दीक पड़ता उसकी ओर मुड़ गई, अर्थात इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि दोस्तों आपकी जो कैथोड किरणें होती है ऋण आवेशित कणों से मिलकर के बनी होती है। नेक्स्ट बात, तीसरी बात। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों एक पहिया लगाएंगे, हल्का सा एक पहिया को लगा देंगे ऐसे। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक पहिए को लगाएंगे ऐसे, पहिए को हल्का सा एक पहिया लगाएंगे। अब आपको पता ही है कैथोड से कैथोड किरणें आरंभ होती है, कैथोड से कैथोड किरणें आरंभ होती है। तो दोस्तों जब कैथोड से कैथोड किरणें आरंभ होती है तो ये क्या करती है? इस पहिए को ऐसे घुमाती है। जब कैथोड किरणें होती है वो कैथोड से आरंभ होती है तो आगे बढ़ती है। अब उसके आगे में एक हमने पहिया लगा दिया है। अब इस पहिए को दोस्तों वो इस साइड में घुमाएगी, ऐसे घुमाएगी, जैसे जैसे आएगा ऐसे घुमाएगी। आ रही बात समझ में? इससे क्या पता चलता है? इससे दोस्तों पता ये चलता है कि जो आपकी कैथोड किरणें होती है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर के बनी होती है। किससे मिलकर के बनी होती है? सूक्ष्म कणों से मिलकर के बनी होती है। ये निष्कर्ष निकलता है। तो ये तो हो गया आपका पहिया। दोस्तों थोड़ी बारिश आ गई है। और ये हो गया विद्युत क्षेत्र, और ये हो गया आपके वस्तु कोई। ठीक है, तो तीन निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, सीधी रेखा में गमन करती है कैथोड किरणें। दूसरा, ऋण आवेशित कणों से मिलकर के बने होते हैं। तीसरा, सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होती है। और लास्ट में एक बात आपको लिख लेनी है कि अतः कैथोड किरणों की उपयुक्त विशेषताओं, मतलब ये विशेषता, उपयुक्त विशेषताओं से परिणाम निकलता है कि ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
ऋण आवेशित कणों से मिलकर के बनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इसी के साथ में दोस्तों इलेक्ट्रॉन की जो खोज होती है वो कंप्लीट होता है। तो आपको मैंने पूरा डिटेल समझाया, अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।